हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इससे क्या तात्पर्य है? सृजनात्मकता होता है किसी चीज का सृजन करना। सृजन करना ये कॉन्सेप्ट तब आता है ना जब कोई नई चीज बनती है। जब नई चीजें बनती हैं तब होता है कि वो चीजें सृजन कर रही हैं, नई चीजें बन रही हैं, या तो नए तरीके से ही किसी चीज को बनाना। तो क्रिएटिविटी शब्द है जिसका अर्थ है नवीन उत्पाद। यह एक अन्वेषणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नई तरीके से खोज करके चीजों को बनाया जाता है जिससे कि नए उत्पाद बनते हैं, नई चीजों का क्रिएशन होता है, चीजों को बनाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 टू 1945 तक था। परंपरागत ढंग से हटकर किसी नए ढंग से सोचने या चिंतन करने या कार्य करने की योग्यता ही क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में आप देखेंगे कि एक जो शब्द है बहुत ही ज्यादा जो है बार बार आ रहा है, नया ढंग, नया चीज, नया उत्पाद। तो जो भी है क्या है? नवीन हो रहा है, मतलब न्यूली क्रिएटेड, नई चीजें बन रही है, नई तरीके से बन रही है, नए उत्पाद बन रहे हैं। तो ये सब क्या है? सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के कितने प्रकार होते हैं? सृजनात्मकता के 2 प्रकार होते हैं। टोरेंस के अनुसार 4 चरण है। जो इसके 2 प्रकार हैं उसी में ये 4 जो चरण हैं वो भी आ जाएंगे। शाब्दिक और अशाब्दिक सृजनात्मकता 2 तरह की होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक। जो टोरेंस के अनुसार इसके जो 4 चरण है वो हमारा होता है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। अब इन चारों शब्द का अर्थ समझेंगे क्योंकि यही जो 4 है वो है सृजनात्मकता के तत्व। अगर पूछेगा एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी होता है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। सेम यही जो चारों तत्व, जो 4 चरण बताए हैं टोरेंस ने, चरण और तत्व कैसे सेम हुए, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रवाह क्या हुआ। जैसे फर्स्टली की सृजनात्मकता के तत्व क्या है? जैसे कोई भी चीजें सृजन हो रही हैं तो कैसे सृजन होती है? जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज बनाता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो टर्म आता है फ्लुएंसी, जिसको हम प्रवाह कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? फ्लुएंसी से तात्पर्य होता है कि जैसे कोई भी जो प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम की समस्या पर अपने विचारों को बहुत ही ज्यादा प्रस्तुत करना, मतलब अधिक से अधिक विचारों को प्रस्तुत करना। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर एक ग्रुप है, ग्रुप में 10 को पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, तो क्या होता है कि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को देगा। तो ये किस में आ गया? प्रवाह में आ गया। फिर उसके बाद हमारा होता है विविधता। विविधता क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या मतलब होता है? जैसे कि जब किसी भी समस्या पर जितने भी उत्तर दिए गए हैं या तो जितनी भी विकल्प दिए गए हैं उसमें कितनी विविधता है, मतलब कितनी उसकी वैरायटी है। जैसे अगर मान लीजिए कि 10 के सामने एक ही प्रॉब्लम रखी गई है तो उन 10 लोगों ने क्या किया? अपने विचारों को बताया। जो प्रवाह में था कि उन लोगों ने अपने विचारों को बताया। और अब ये देखा जाएगा कि एक ही व्यक्ति के विचार में अगर उसने मान लीजिए 5 विचार दिए हैं तो उसके विचारों में कितनी वैरायटी है। क्या एक ही तरह के सभी विचार है या तो विचारों में डिफरेंस है, वैरायटी है उसके विचारों में। ये होता है हमारा विविधता। फिर मौलिकता। मौलिकता क्या होता है? ओरिजिनलिटी। जैसे कि 10 व्यक्तियों को ये दिया गया था प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम है, और उन 10 लोगों के विचारों को देखा जाएगा कि उन 10 लोगों के विचारों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितनी ज्यादा वैरायटी है, या तो कितना ज्यादा मैच हो रहा है, ठीक है। मौलिकता से तात्पर्य है कि दिए गए उत्तरों या विकल्पों का अन्य व्यक्तियों के उत्तरों अथवा विकल्पों से अलग होना या भिन्न होना। मतलब सबके विचार एक जैसे हैं या तो उन लोगों के विचारों में क्या है? वैरायटी है कि तरह तरह के उन लोगों ने आंसर्स दिए हैं कि किस तरह से कोई भी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, तो उनमें कितनी वैरायटी है, कितनी विविधता है। ये हमारा होता है मौलिकता में। तो विविधता और मौलिकता में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। विविधता क्या होती है कि एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विचारों में कितनी वैरायटी है, और मौलिकता होती है कि जितने भी व्यक्तियों के विचार हैं उनमें कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है या तो कितनी ज्यादा वो अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न है।
ये होता है मौलिकता में। और विस्तारण में क्या होता है कि दिए गए जो भी विचार या भावों की विस्तृत व्याख्या से है। अब क्या है कि अब जैसे कि सारे लोग सॉल्यूशन दे दिए कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, फिर उसको क्या है डिस्क्राइब करके उसको या तो शब्दों के रूप में या तो फिर उसको फिगर के रूप में उसको क्या करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये हो जाता है हमारा विस्तारण करना, कि मतलब सबको कलेक्ट करके फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचना। तो ये सृजनात्मकता के तत्व भी सेम वही चीज है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है। सृजनात्मकता के तत्व में जो हमारा फर्स्ट है प्रवाह, जो कि है विचार, मतलब कि कितने ज्यादा से ज्यादा विचार एक व्यक्ति दे सकता है। विचारों में 4 तत्व होते हैं। पहला होता है शब्द, वैचारिक, अभिव्यक्ति और साहचर्य। शब्द विचार में क्या होता है, शब्द प्रवाह में क्या होता है, वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, कि वो शब्दों के माध्यम से कितना, मतलब कितने शब्दों के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, या तो उसके विचारों में, जैसे कि विचारों में कितनी समानता है। जैसे अगर उसने 5 विचार दिए हैं तो क्या पांचों विचार एक जैसे हैं या तो फिर उनमें डिफरेंसेस हैं। अभिव्यक्ति क्या है कि एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी, जैसे अगर कोई व्यक्ति जब अभिव्यक्त करता है एक्सप्रेशन के द्वारा कर रहा है, उसने वो शब्दों या तो विचारों को नहीं महत्व देता है, वो किस तरह से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और साहचर्य प्रवाह होता है एसोसिएटिव फ्लुएंसी, कि मतलब उन जो वो विचार हैं उसमें कितनी ज्यादा एसोसिएशन है, मतलब वो इकट्ठे क्या हो सकते हैं, उनके विचारों में क्या समानता है। अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के तत्व गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। पहला है समस्या की पुनर्व्याख्या करना, सामंजस्य, नवीन तत्वों की कल्पना करना, जिसको कि हम अपसारी चिंतन कहते हैं। जो सृजनात्मकता होता है वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड होता है, और जो हमारा बुद्धि होता है वो अभिसारी चिंतन से रिलेटेड होता है। तर्क चिंतन के आधार पर विचारों में परिवर्तन, तर्क चिंतन के आधार पर अन्यों के विचारों में परिवर्तन लाना। तो ये 4 जो तत्व है सृजनात्मकता के, वो गिलफोर्ड ने बताए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं वो कई सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है सृजनात्मकता ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार है। इसको मानने वाले लोग क्या मानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सृजनात्मकता होती है वो ईश्वर द्वारा दी हुई रहती है। ईश्वर के अधिक कृपा पात्र व्यक्ति के पास सृजनात्मकता ज्यादा होती है। फिर उसके बाद है मानसिक उन्माद। मानसिक उन्माद मतलब जिसकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है उसकी सृजनात्मकता ज्यादा होती है। फिर है अंतर्दृष्टिवाद। अंतर्दृष्टिवाद के बाद है वातावरण और जन्मजात। वातावरण से है कि इसका ये मत होता है कि जैसे जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो परिस्थिति अनुकूल होती है। परिस्थिति में सृजनात्मकता का स्वतः स्फूर्त रूप में विकास होता है। मतलब अगर व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है उस तरह से व्यक्ति सृजनात्मक बनता है। और जन्मजात में क्या होता है, सेम वही चीज की ये जन्मजात प्रवृत्ति का गुण है। इस विचारधारा के समर्थक क्या मानते हैं कि सृजनात्मकता का निर्धारण वंशानुगत आधार पर होता है, इसे वातावरण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक। इस सिद्धांत के प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने कहा था कि जो सृजनात्मकता होती है ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा में काम भावना केंद्रित तत्व रहा है। उन्होंने अचेतन अवस्था में अधिकांश प्रवृत्तियां दबी रहती हैं, जिसको वे दमित इच्छा कहते हैं। दमित इच्छा की अभिव्यक्ति ही सृजनशीलता है। जैसे फ्रायड ने क्या कहा है, हमें पता है कि फ्रायड ने जो कहा था कि अचेतन तत्व ज्यादा होता है व्यक्ति के अंदर, और उसी अचेतन अवस्था में अधिकांश प्रवृत्तियां दबी रहती हैं, और जिसको वे दमित इच्छा कहते हैं। और जो हमारी वही दमित इच्छा होती है, अगर जो व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त कर देता है वही उसकी क्या है, सृजनशीलता है। फिर है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में क्या है कि अगर जिस व्यक्ति का बाया गोलार्ध अत्यधिक विकसित है वह मस्तिष्क तार्किक माना जाता है, वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। यदि दायां गोलार्ध विकसित है तो वह मस्तिष्क सृजनशील माना जाएगा, मतलब उसके अंदर सृजनात्मकता ज्यादा है। फिर है साहचर्यवाद, अस्तित्ववाद।
फिर है सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत, जिसको दिया है आई.ए. टेलर ने। अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत, जो कि आई.ए. टेलर ने दिया। सृजनात्मकता के स्तर का जो सिद्धांत है वो आई.ए. टेलर ने दिया है। इन्होंने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं, या तो 5 चरण कह सकते हैं, वो बताए हैं। पहला है अभिव्यक्तात्मक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है अन्वेषणात्मक, चौथा है नवचारिक और 5वां है उदयात्मक। अब इन 5 को हम पढ़ेंगे कि ये सारे क्रमिक हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर है। सबसे निम्न स्तर क्या है? अभिव्यक्तात्मक। और सबसे लास्ट है क्या है, जिसको हम उच्च स्तर कहते हैं, उदयात्मक। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं कि जो अभिव्यक्तात्मक, जिसको कि हम कहते हैं एक्सप्रेसिव लेवल। एक्सप्रेसिव लेवल में क्या होता है कि जैसे जो भी व्यक्ति है वह विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें स्वतः होती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को अपने आप ही निर्मित करता है, अपने आप ही बनाता है, ये होता है अभिव्यक्त करना। फिर उसके बाद होता है उत्पादक स्तर, प्रोडक्टिव लेवल। प्रोडक्टिव लेवल में क्या होता है कि व्यक्ति किसी नई या नूतन वस्तु उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अगर जैसे उसके पास विचार आते हैं, कई विचार आते हैं, फिर उसमें से वो उत्पाद करता है, मतलब कोई भी नई वस्तु बनाने में वो सक्षम होता है। अन्वेषणात्मक स्तर में क्या होता है कि ये स्तर पुरानी वस्तुओं के नए नए प्रयोग से संबंध रहता है। जैसे कई बार होता है कि सभी लोग हर चीज को यूज करते हैं, लेकिन कोई उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसके दूसरे यूज, तीसरे यूज, उस एक ही चीज के कई यूज कर देता है, वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। फिर है नवचारित स्तर, जिसको हम कहते हैं इनोवेटिव लेवल। उच्च स्तर के प्रत्यक्षात्मक कौशल के आधार पर नए विचार अथवा सिद्धांत को उत्पन्न करना। किसी भी नवचारिक में होता है कोई भी नए विचार बनाना। जैसे कोई वस्तु है पुरानी, उसको किस तरह से हम नई चीज बना सकते हैं, किसी नए कार्य को वो करे, ऐसा कुछ हम उसमें नवाचार करते हैं, कुछ उसमें चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फिर है उदयात्मक, जिसको हम कहते हैं इमरजेंटिव लेवल। इमरजेंटिव लेवल में क्या होता है कि ये सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें व्यक्ति किसी कार्य में निहित समस्त अमूर्त सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर उच्च स्तरीय सृजनात्मक का कार्य करता है। ये सबसे लास्ट में होता है कि व्यक्ति क्या करता है, इसमें सृजनात्मक मतलब कोई नया चीज बना लेता है, नई चीजों को कार्य कर लेता है, वो नई चीजों को बना लेता है इन सब प्रोसेस के बाद। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राहम वालस ने सृजनात्मकता स्तर के 4 चरण बताए हैं सृजनात्मकता के। पहला है तैयारी, उद्भावन, अनुभूति और मूल्यांकन। उसी तरह कॉफमैन ने भी 4 चरण बताए हैं। कॉफमैन के जो 4 चरण है वो है आयोजन, उद्भावन, प्रकाशन और मूल्यांकन।